मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है बेटा, हेडिंग डालो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है बेटा, हाँ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नेट क्या होता है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं चैप्टर 4 में। फिर मैंने पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड ये इस चैप्टर के पार्ट थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जो पिछले चैप्टर में पढ़ाया, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई, वो भी इसी चैप्टर का था। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेट क्या होता है, दीज आर द मटेरियल विच अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मेटल। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इट इज द सराउंडिंग अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स। बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इट इज द सराउंडिंग अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, फिर बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो ये सब मैं बता चुका हूं। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू विजुअलाइज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस। इसकी प्रॉपर्टीज भी बता चुका हूं बेटा, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है ना। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो लाइन हो जाएगी, दो टेंजेंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा मैंने इनकी और प्रॉपर्टीज क्या बताई थी, इनकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, भी आपको बताया था। इसके अलावा आपको क्या बताया था बेटा, इसके अलावा बताया था कि ये हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, क्लोज लाइन बनाते हैं, और आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में जाते हैं, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाते हैं। ये सब बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो लास्ट क्लास की चीजें सारी है। यहां पे बेटा जो सबसे पहला टॉपिक आता है, तो बेटा सबसे पहले हम लोग बार मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। बार मैग्नेट के बारे में, ठीक है बेटा। बेटा जो अभी ज्वाइन किए हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, नया चैप्टर स्टार्ट किया हूं। नया चैप्टर स्टार्ट करने के बाद बेटा मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। अब मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, जो इस चैप्टर में, वो बार मैग्नेट क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। तो बेटा ये मैग्नेटिक डाइपोल है कि नहीं है। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करके पढ़ना है बेटा। जैसे एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, और फिर एक प्लस चार्ज होता है। तो बेटा इसको आप क्या नाम देते हो, इसको नाम देते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको आप नाम देते हो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट अगर चार्जेज होते हैं तो इनको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम देते हो। यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करते हो बेटा P इक्वल टू Q इंटू, इनके बीच में अगर डिस्टेंस 2a है तो इसको डिफाइन करते हो बेटा Q इंटू 2a, ठीक है ना, इसके मैग्नीट्यूड को। इसका डायरेक्शन आप क्या लिखते हो बेटा, इसका डायरेक्शन लिखते हो -Q2 प्लस Q, ठीक है। ये डाइपोल बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल है। तो बेटा इसमें साउथ पोल को नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज आप मान सकते हो, और नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज मान सकते हो। तो इसका एक डाइपोल मोमेंट आता है, जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो Q इंटू लेंथ ऑफ मैग्नेट के बराबर होता है। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है बेटा किसी भी बार मैग्नेट का, वो होगा QM इंटू एल, QM इंटू एल। हालांकि मैग्नेटिक चार्ज नामक कोई चीज नहीं होता है, लेकिन अब इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है ना। ये जो QM होता है, इसको चार्ज भले लिख रहा हूं, लेकिन ये पोल स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल। इसके यूनिट ये स्मॉल m क्या है बेटा, स्मॉल m है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक
डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? तो बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप पहले ही पढ़ चुके हो, NIA, याद है? NIA होता है ना, वो सेम चीज है, वो होता है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए, और ये होता है एक मैग्नेट के लिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए। तो बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? जो वहां यूनिट थी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैपिटल एम मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है बेटा, देखो इसको कंपेयर कर करके पढ़ेंगे, ठीक है, कंपेयर कर करके। लिख लिया सबने? थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी भी आप लोग का रिवाइज होगा, खासकर डाइपोल वाला हिस्सा। डाइपोल वाला हिस्सा यहां पे रिवाइज होगा। हो गया बेटा? लिख लिया? देखो इधर, जल्दी करो, रुक जाओ। बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट गिवन होगा। बेटा न्यूमेरिकल में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैग्नेट का स्मॉल एम क्या होगा? गिवन होगा। या तो स्मॉल एम गिवन होगा या स्मॉल एम आपको निकालना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा, ठीक है ना? तो ये आपको याद रहना चाहिए कि स्मॉल एम का यूनिट क्या होता है और स्मॉल एम कैसे डिफाइन। यहाँ डायरेक्शन क्या होगा? बेटा स्मॉल एम का डायरेक्शन क्या होगा? तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगा? तो बेटा यहाँ, वहां डायरेक्शन होता था नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन काम करता है? साउथ। तो यहाँ डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ। यहाँ स्मॉल एम का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ। बेटा आपको पीछे भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, साउथ टू नॉर्थ इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। मतलब अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है? आगे देखो बच्चों, इसमें अगला बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड on the axis of a bar magnet, magnetic field on the axis of a bar magnet। बेटा बार मैग्नेट के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो जैसे एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ये देखो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। बेटा इसके सेंटर से एक पॉइंट है x डिस्टेंस पे, ये पॉइंट है x डिस्टेंस पे। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, ये हमें देखना है। तो बेटा सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है? इसके सेंटर से जब x डिस्टेंस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड आप, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते थे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता था? इसको कहते थे ई एक्सियल। आर्यन बताओ। माइनस के पी यहां नहीं आता था बेटा, ई एक्सियल बोलते थे आप इसको फर्स्ट चैप्टर में डेरिवेशन। तो ये आता था बेटा 2kp बाई एक्स क्यूब। कितना आता था? 2kp बाई एक्स क्यूब। इसका एक और फॉर्मूला था 2kp एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दो फॉर्मूले थे इसके। तो देखो यहां भी सेम कॉपी पेस्ट, इस एक्सिस पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? 2km अपॉन एक्स क्यूब। सेम कॉपी पेस्ट 2km अपॉन एक्स क्यूब। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन एक चीज में पहले हुआ करता था कि सोलेनॉइड है बार मैग्नेट,
उसमें एक डेरिवेशन हुआ करता था, वो अब इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, बताओ यहां पे के क्या होता था, यहां पे के क्या होता था, के क्या होता था यहां पे बेटा, के होता था 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती थी 9 इंटू 10⁻⁹। यहां पे के क्या है, तो बेटा के जो है यहां पे है वो है μ0/4 बेटा यहां पे के क्या है, मैग्नेटिज्म में ये कांस्टेंट क्या है, μ0/4। इसकी वैल्यू कितनी होगी, μ0 की वैल्यू कितनी होती है 4 इंटू 10⁻⁷। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁷। तो बेटा याद रखना, मैग्नेटिज्म में अगर मैं कहीं के लिख रहा हूं तो 10⁻⁷। समझ में आ रहा है? बेटा क्लियर? क्या बेटा, क्या कैसे है बेटा, μ0 की वैल्यू पुट करो, 4 इंटू 10⁻⁷ होता है, और नीचे 4 है, 4 कट जाएगा, 10⁻⁷ है। ये वैल्यू कैसे आया, तो बेटा इसका प्रूफ पहले हुआ करता था, सोलेनॉइड से करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें, ये क्लियर है बच्चों? कंपेयर करके पढ़ना है इस चैप्टर को, इस चैप्टर में कुछ भी डेरिवेशन नहीं है, कंपेयर करना है और पढ़ना है, कंपेयर करना है, पढ़ना है, ठीक है? ठीक है, कंपेयर करना है बेटा, पढ़ना है। अगला ये लिखते चलना, बार मैग्नेट पढ़ रहे हो ना, अगला इसी में पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड on the perpendicular bisector, on the perpendicular बाइसेक्टर, या इसी को आप लोग एक और नाम से जानते थे बच्चों, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है? तो देखो बेटा, ये -q है, ये +q है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे होता है बेटा, और इनके बीच से अगर x डिस्टेंस ऊपर कोई पॉइंट है, यहां से x डिस्टेंस ऊपर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता था बेटा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे आता था, और कितना आता था, जैसे डाइपोल का डायरेक्शन है माइनस से प्लस, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आता था पीछे की तरफ, प्लस से माइनस, ये इक्वेटोरियल था। इसका फॉर्मूला क्या होता था, याद है आप लोगों को? इक्वेटोरियल क्या होता है बोलो, -kp/x³। बेटा क्या होता था, -kp/x³। दोनों रिवीजन एक साथ करा रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म। अब देखो बेटा, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इसके सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो उल्टे डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा, तो बी इक्वेटोरियल जो होगा वो होगा -km/x³, -km/x³। याद रखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, के में डिफरेंस है, पता है ना के क्या है, वहां के है 1/4πε0 और यहाँ के है μ0/4π, के में डिफरेंस है, के दोनों का अलग अलग है, ठीक है ना? यहाँ के 1/4πε0, यहाँ के, क्लियर? कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, लिखते चलना है, कुछ नहीं इसके अंदर। आगे चलें, बच्चों बताओ, डाइपोल अगर कोई भी
मैग्नेटिक डाइपोल है उसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना होता था? 0। तो अगर एक बार मैग्नेट भी तो एक डाइपोल है, तो इसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना होगा फोर्स? अगला टॉपिक बेटा लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? बेटा अगला देखो, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चुपचाप काम कर लो तुम। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे जाएगा? ऐसे, इस तरीके से। तो बेटा यहां एम और बी के बीच में मान लो एंगल थीटा है, एम और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो बेटा इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा? एफ नेट कितना आएगा इसके ऊपर? 0। बच्चों लॉजिक समझा चुका हूं। नॉर्थ पोल के ऊपर जितना प्लस में फोर्स लगेगा, साउथ पोल पे उतना किधर लगेगा? माइनस में। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो बेटा इसका टाउनेट का फॉर्मूला क्या होगा? टाउनेट का फॉर्मूला होगा m क्रॉस बी। टाउनेट का फॉर्मूला क्या होगा? m क्रॉस बी। ये इसी का होता है। तुम लोग पागल हो? ये वेक्टर फॉर्म है बेटा, ये वेक्टर फॉर्म है। टाउनेट इक्वल टू क्या होगा? एम बी साइन थीटा। ये इसका स्केलर फॉर्म है। बेटा उसी तरह से अगर ये डाइपोल होता था, तो इसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एफ नेट कितना होता था? 0। और टाउनेट कितना होता था? टाउनेट होता था P क्रॉस E। P क्रॉस E, जो समझदार होंगे उनको पता है सब कुछ सेम सेम चल रहा है, यानी P साइन थीटा। जल्दी कर लो। टॉर्क की यूनिट क्या है? टॉर्क की यूनिट क्या है? टॉर्क की यूनिट बताओ। या न्यूटन मीटर या जूल। बेटा आपको बता देना टॉर्क की यूनिट क्या होती है? टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर या जूल। ठीक है ना, ये टॉर्क की यूनिट होती है। बेटे सब पढ़ा चुका हूं, बस रिकॉल करवाना है, इसीलिए चैप्टर जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रूफ करना नहीं है, सब बस लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें मतलब फुल स्कोर आप क्या सकते हैं, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है बस। ठीक है, डन। ठीक है, अब इसका देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? थीटा बताओ। थीटा 0 डिग्री। थीटा 0 होने का मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड है एम का डायरेक्शन होता है ना साउथ टू नॉर्थ, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेट है, तो बेटा थीटा 0।
थीटा 0 होने पे टॉर्क क्या होगा? 0। टॉर्क क्या होगा? 0। ठीक है, और फोर्स भी क्या होगा? 0। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बोलो जल्दी बोलो। थीटा 180 डिग्री, इधर क्या होगा? नॉर्थ, और इधर क्या होगा? साउथ। तो बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ होता है, तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा क्या होता है? 180। सेम यहां सेम वहां, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अगला लिखो इसी के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, अगर कोई डाइपोल होता था, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E था, और इस तरह से ये प्लस Q था और ये माइनस Q, तो बेटा P और E के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला आता था, बताना क्या? कोई बताएगा? माइनस P डॉट E, या होता था माइनस P कॉस थीटा। P डॉट E, गधा इतना मारूंगा ना मैं। डाइपोल की 5 डिराइवेशन थी, 3 पहले चैप्टर में, 2 अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में जो डिराइवेशन थी वो क्या थी? एक पोटेंशियल निकालने वाला और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाला। जिनको नहीं पता है लिख लेंगे। उसी तरह से यहां पे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डाइपोल है, ये बार मैग्नेट, ये साउथ, ये नॉर्थ, बेटा ये M, इनका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस M डॉट बी, या इसी को क्या लिख सकते हो? माइनस MB कॉस थीटा। चलो बताओ मुझे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी ज्यादा होगी या अनस्टेबल में? स्टेबल में ज्यादा एनर्जी होगी या अनस्टेबल में? पोटेंशियल एनर्जी चेक करके बताओ, स्टेबल में ज्यादा होगी या अनस्टेबल में? बेटा देखो, स्टेबल में थीटा की वैल्यू 0 पड़ेगी, तो cos 0 कितना होता है? 1। तो अनस्टेबल के केस में, सुनो, स्टेबल के केस में cos थीटा 0 पड़ेगा। cos 0 कितना होता है? 1। बाय वाले बच्चों, cos 0 1 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? माइनस MB। लेकिन जब थीटा 180 होगा तो cos 180 कितना होता है? -1। तो उस समय एनर्जी कितना आएगा? MB। तो बताओ किस केस में एनर्जी ज्यादा हुआ? स्टेबल या अनस्टेबल? बताया था ना, जो लोग स्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, जो अनस्टेबल रहते हैं फुदकते रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं। समझ में आया? बेटा स्टेबल होने का मतलब एनर्जी कम होना। देखो स्टेबल में माइनस MB आ रहा है और अनस्टेबल में प्लस MB आ रहा है। समझ में आया ना? इसी में एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन टू रोटेट ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, find the work done to rotate a bar magnet from its stable position, from its stable position to unstable position
अनस्टेबल पोजीशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एमबी के टर्म में आंसर रहेगा, फटाफट निकाल के बताओ बेटा। वर्क डन निकालना है टू रोटेट ए डाइपोल फ्रॉम अनस्टेबल पोजीशन, फ्रॉम स्टेबल पोजीशन टू अनस्टेबल पोजीशन। निकालो। बेटा वर्क डन कैसे निकलता है? वर्क डन कैसे निकलता है? वर्क डन निकलता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अनस्टेबल फाइनल पोजीशन है ना, तो अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी अभी क्या निकाले थे? माइनस एमबी कॉस 180 माइनस एमबी कॉस 0। ये कितना आया था? प्लस एमबी, और ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, cos 0 1 होता है एमबी, तो आंसर आएगा 2 MB। कभी भी अगर क्वेश्चन बोले कि मैग्नेट को 60 डिग्री रोटेट करने में वर्क डन बताओ, तो ऐसे कर लेना, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब शुरू में कहां था वो वैल्यू डाल देना, बाद में जो थीटा था वो वैल्यू डाल देना और माइनस कर लेना। समझ में आया? रिजल्ट सारा समझ में? चलो अब इसके बाद लिखो, कुछ छूटा तो नहीं? कुछ छूटा तो नहीं? सारा हो गया ना? अगला लिखो, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, हाँ मैग्नेटिज्म के अंदर भी गॉस लॉ है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म लिखो, लिखो, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स through a closed surface, the net magnetic flux through a closed surface, the net magnetic flux through a closed surface is always zero. The net magnetic flux through a closed surface is always zero. The net magnetic flux through a closed surface is always zero. The net magnetic flux through a closed surface is always zero. बेटा इसका लिख लो, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल B डॉट ds इज इक्वल्स टू 0। यही है गॉस लॉ मैग्नेटिज्म। B डॉट ds इज इक्वल्स टू 0। इलेक्ट्रिसिटी का गॉस लॉ क्या था? क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल्स टू q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां 0 क्यों है? इसका रीजन है बेटा, सुनो ध्यान से, 0 क्यों है? मैं कोई भी इस तरह से मान लो क्लोज सरफेस ले रहा हूं, स्फीयर, तो स्फीयर लूंगा बेटा, तो इसके अंदर मैं चार्ज रखता था। अब यहां पे मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो क्या रखना पड़ेगा? मैग्नेट। तो बेटा मैग्नेट रखूंगा तो इसके अंदर 2 पोल होंगे। अरे ध्यान से देखो इधर, मैग्नेट रखूंगा 2 पोल होंगे, तो बेटा नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलेगी और साउथ पोल में फील्ड लाइन आएगी। बेटा नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ में आएगी, तो बेटा जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी उतनी अंदर भी तो आ गई। तो अगर बाहर जाने वाली प्लस थी तो अंदर जाने वाली क्या हो जाएंगी? माइनस। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0। समझ में आएगी नहीं? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। बेटा ऐसा, इसको हम इसलिए भी बोलते हैं कि आप इसके अलावा कोई और सिचुएशन बना ही नहीं सकते। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैग्नेट के अंदर कि अकेला नॉर्थ पोल पड़ा हो। एक मैग्नेट के अंदर कभी ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि अकेला नॉर्थ पोल पड़ा हो। एक मैग्नेट को छोटा करते जाओगे तब भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। तो बेटा अगर दोनों पोल होंगे, एक पोल से जितना निकलेगा दूसरे पोल से उतना अंदर आ जाएगा, तो नेट में जो फ्लक्स होगा वो कितना आएगा? 0। समझ में आ रहा है? नेट में फ्लक्स कितना आएगा? 0। तो बेटा इसका मतलब, लेकिन अगर अकेला नॉर्थ पोल होता तो केवल फील्ड बाहर जाता,
अरे बात समझ रहे हो? तो फ्लक्स जीरो नहीं आता, फ्लक्स कुछ ना कुछ प्लस आता। लेकिन बच्चों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैग्नेट को कितना भी छोटा करो, मैग्नेट के अंदर दो पोल बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। मैग्नेट कभी भी मोनोपोल नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये चार्ज रहता तो हो सकता था। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस लॉ है, क्योंकि अकेला प्लस चार्ज हो सकता है, अकेला माइनस चार्ज भी हो सकता है, लेकिन अकेला मोनोपोल तो नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है ना मोनोपोल अकेला। इसका मतलब जब कभी भी इसका फ्लक्स निकाला जाएगा वो कितना आएगा? जीरो आएगा। बेटा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? नोट करके लिख लो। इट मींस दैट मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। इट मींस दैट फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख लो। इट मींस दैट मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। It means that magnetic monopole never exist। बेटा कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो B डॉट डी एस चाहे कुछ भी हो जाए जीरो ही आएगा। लेकिन क्लोज पाथ में, मैं फिर बता रहा हूं, क्लोज सरफेस होना चाहिए। ये नहीं कि बस बोल दिया कि B डॉट डी एस जीरो होता है, क्लोज सरफेस हटा दिया तब भी जीरो कर दिए। बेटा क्लोज सरफेस होना चाहिए। अगर क्लोज सरफेस होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। समझ में आया? अगला लिखो, टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो बच्चों इसमें सबसे पहला टाइप डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक बच्चों मटेरियल को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो सबसे पहला टाइप डायामैग्नेटिक लिखो। These are the material, these are the material, हाँ डायमैग्नेटिक के अंदर लिखो, these are the material which weakly repel, which weakly repel, which weakly repel the magnetic field. These are the material which weakly repel the magnetic field, which weakly repel the magnetic field। बच्चों इधर ध्यान दो। जैसे मान लो कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे कॉपर है। बच्चों कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कौन से मटेरियल है? डायमैग्नेटिक। वाटर, वाटर भी क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल है। हाँ, ये सब आपको केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, फिजिक्स से, कि कोई डायमैग्नेटिक क्यों होता है। तो उसका वो बताया था हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल से आता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। शायद 11th में था, 11th में था ना ये मेटालिक। अरे बॉन्डिंग किस में थी? 11th में थी ना। देखो इधर बेटा, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो इस मटेरियल के पास जब जाएगा तो ये मटेरियल इस फील्ड को रिपेल करेगा। ठीक है बेटा, ये मटेरियल क्या करेगा? इस फील्ड को रिपेल करेगा। बेटा एमसीक्यू में डायग्राम आएगा और मटेरियल पहचानना होगा। तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मान लो बाहर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? रिपेल करेगा, अपने से दूर रिपेल करेगा। एक दो, मैग्नेटिक फील्ड को अपने से दूर रिपेल करेगा। मतलब बच्चों ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपना खुद का, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है ना बेटा, अपोज करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। ठीक, तो बच्चों इसके अंदर मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इस बी का फॉर्मूला होता है म्यू आर इंटू बी नॉट। इस बी का फॉर्मूला होता है म्यू आर इंटू बी नॉट।
बेटा बी क्या है, इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों इस केस में फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल जो म्यू आर की वैल्यू है, फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल म्यू आर की जो वैल्यू है बेटा वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। 0 से लेके 1 के बीच में होती है, ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में होती है। तो 0 से लेके 1 के बीच में होगी, तो बताओ बी की वैल्यू बी नॉट से कम होगी या ज्यादा? जैसे मान लो म्यू आर की वैल्यू है 0.5, बाहर फील्ड कितना था बी नॉट, अंदर फील्ड कितना होगा 0.5 इंटू बी नॉट, तो अंदर फील्ड कम हो गया ना। तो बेटा डायामैग्नेटिक मटेरियल जितने भी होते हैं, पहली बात ये एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करते हैं, दूसरी बात जो इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से कम होता है। मतलब बाहर वाली फील्ड को ये मैग्नेटाइज होके अपोज करते हैं, समझ रहे हो ना बेटा, ये मैग्नेटाइज होके बाहर वाली फील्ड को अपोज करते हैं, ठीक है, क्लियर है ये डायामैग्नेटिक मटेरियल। बच्चों एक टर्म होता है, इसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी एक टर्म होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। ये टर्म है, इसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, इधर ध्यान दो, इसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। तो जो ससेप्टिबिलिटी होता है बेटा वो झाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। ये पहले भी पढ़ चुके, एक पहले पीछे भी आ चुका है, ससेप्टिबिलिटी आ चुका है ना, पोलराइजेशन में आ चुका है। तो ससेप्टिबिलिटी को झाई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये म्यू आर जो होता है वो 1 प्लस झाई के इक्वल होता है। ये म्यू आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 प्लस झाई के, हाँ झाई JHY, ये ग्रीक सिंबल है झाई JHY, ठीक है झाई बेटा ये क्या है ससेप्टिबिलिटी है, हाँ ये ससेप्टिबिलिटी है, ये मैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टी को दर्शाता है। सुनो मैं समझाता हूं, अगर जो समझना चाहोगे। तुम लोग गधे हो गया, एकदम गधी है गधी, ठीक है। झाई क्या है, इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से समझाता हूं, इधर ध्यान दो बेटा। सुनो, जब इस मटेरियल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला तो इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, एक बी नॉट इंटू म्यू आर बना ना। म्यू आर को क्या लिख सकते हो 1 प्लस झाई, अरे लिख सकते हो कि नहीं, म्यू आर को लिख सकते हो ना 1 प्लस झाई। इस टर्म को जरा एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करोगे बेटा तो एक बी नॉट आया और एक झाई इंटू बी नॉट आया, झाई इंटू बी नॉट आया ना। तो देखो ये बी नॉट तो बाहर वाला फील्ड था, मतलब इस मैग्नेट के अंदर दो फील्ड क्रिएट हुआ, एक बाहर वाला, तो बाहर वाला फील्ड आपको दिख रहा है, और ये जो फील्ड क्रिएट हुआ ये इसके मैग्नेटाइजेशन के कारण हुआ या इसके पोलराइजेशन के कारण हुआ। तो ये वाला जो फैक्टर है वो इस बात को कंफर्म करता है कि किस अमाउंट में कोई मटेरियल पोलराइज हुआ है। बेटा पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि लोहा है, उसको थोड़ी देर चुंबक पे रख दो, तो कुछ देर बाद फिर हटाओ उसको और कोई और लोहे को ले आओ उसके पास, तो बेटा वो उसको अट्रैक्ट करता है, तो थोड़ी देर के लिए वो मैग्नेटाइज हो गया कि नहीं, मैग्नेटाइज हो गया ना, या पोलराइज हो गया ना थोड़ी देर के लिए। तो उस पोलराइज, तो जब कोई भी मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो एक तो बाहर का फील्ड होगा, एक उस मटेरियल के पोलराइजेशन के कारण फील्ड होगा। तो ये जो फैक्टर है ये मटेरियल के पोलराइजेशन को डिनोट करता है, ठीक है ना। बट वो झाई इंटू बी नॉट क्या है, इट इज द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पोलराइजेशन। बेटा झाई इंटू बी नॉट क्या है यहाँ पे, इट इज द फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोलराइजेशन या मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया क्या हुआ, झाई क्या है बेटा, झाई इंटू बी नॉट क्या है, फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन या पोलराइजेशन। क्लियर है ये,
बेटा इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, न म्यू आर की कोई यूनिट होगी, जैसे एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं होती। तो बेटा म्यू आर की यूनिट नहीं होगी, झाई की भी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, अरे बात समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो बताओ डाया मैग्नेटिक मटेरियल का झाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? डाया मैग्नेटिक मटेरियल का बच्चों म्यू आर क्या होता है? 0 से 1। तो झाई क्या होता है? म्यू आर -1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 से 0। ठीक है ना? तो याद रखना बेटा, तो इस मटेरियल के लिए जो झाई होता है वो -1 से लेके -0 के बीच में होता है। क्वेश्चन आएगा कि किस मटेरियल का आइडेंटिफाई, एमसीक्यू में आएगा, आइडेंटिफाई द मटेरियल विच हैज नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। तो एग्जांपल याद रख लो। एग्जांपल क्या होता है? तो इसका एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर। ठीक है ना? ये सब क्या है बेटा? डायमैग्नेटिक एटसेट्रा, ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है? डन? अरे याद रखोगे ना? डायामैग्नेटिक के बाद अब आ जाओ पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या हो गया? अरे थ्योरेटिकल चैप्टर में पढ़ो तुम लोग, क्या दिक्कत हो रहा है? पढ़ना है बस, तो उससे क्या हो गया? अरे 2 टॉपिक और पढ़ लोगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, चैप्टर खत्म। अरे बच्चों मैं क्यों जल्दबाजी कर रहा हूं? 2 ही बचा है, पैरा और फेरो। पढ़ लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। चैप्टर खत्म हो जाएगा, पैरा फेरो पढ़ो। इतना ही पढ़ना है जितना ये पढ़ना है। दूसरा टाइप का लिखो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक सेकेंड लास्ट टॉपिक लिखो। These are the material which weakly attract the magnetic field. These are the material which weakly attract the magnetic field. बेटा ये वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करते हैं। These are the material which weakly attract the magnetic field. ठीक है ना? ये मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करते हैं। तो बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड B0 है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू आर इंटू B0। बेटा फॉर्मूला हर जगह सेम है, बस क्या बदलेगा बेटा? पैरामैग्नेटिक का जो म्यू आर होता है, पैरामैग्नेटिक का जो म्यू आर है वो बेटा ग्रेटर देन, म्यू आर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 प्लस ई होता है। ई क्या है यहां पे? स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। बेटा इसका ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? इसका ससेप्टिबिलिटी लाई करेगा 0 से लेके एप्सिलॉन के बीच में, 0 से लेके एप्सिलॉन के बीच में। और एप्सिलॉन क्या होता है? स्मॉल पॉजिटिव नंबर। बेटा जिस मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी 1 से बड़ा हो लेकिन बहुत बड़ा ना हो, वो मटेरियल कैसा है? पैरामैग्नेटिक। सॉरी, रिलेटिव परमेबिलिटी। बच्चों म्यू आर क्या है पता है ना आपको? म्यू आर क्या है? म्यू आर है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी कोई यूनिट नहीं होती इसकी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिस मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बड़ा हो लेकिन बहुत बड़ा ना हो, वो मटेरियल कैसा है? पैरामैग्नेटिक।
ये वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब एक बात बताओ मुझे, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बाहर से ज्यादा होगा या कम? अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बाहर से ज्यादा होगा या कम? तो जैसे बेटा म्यू आर की वैल्यू मान लो 1.5 है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? B इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू बी नॉट। तो बताओ 1 से ज्यादा बना ना, तो यानी इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर से ज्यादा बनेगा, यानी इसका जो पोलराइजेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा था। समझ में आया ना? पोलराइजेशन के कारण इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था। बस ये याद रखो। इसमें क्या क्या एग्जांपल है इसका? जिसके लास्ट में अम हो, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम एटसेट्रा, जिसके लास्ट में अम हो, मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल मत लपेट दो, जितना एग्जाम्पल है उतना है। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है आप उन्हीं को फॉलो करें। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है आप उन्हीं को फॉलो करें, ठीक है बच्चों? डन। आगे चलूं, अगला लिखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरो लिखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो these are the material ferromagnetic material, these are the material which strongly attract the magnetic field. These are the material which strongly attract the magnetic field. बेटा इन्हीं के अंदर से चली जाएगी। These are the material which strongly attract the magnetic field. बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। इनका जो म्यू आर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो इनका जो बेटा ससेप्टिबिलिटी भी होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे कितना? 1000। म्यू आर की वैल्यू कितनी? 1000। तो बेटा बाहर अगर आपने फील्ड बी नॉट लगाया है, अंदर फील्ड कितना होगा? B इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू बी नॉट। बेटा हर जगह मैंने फॉर्मूला सेम लिखा है, लेकिन क्या बदला है? म्यू आर इंटू बी नॉट। तो बेटा अगर बाहर फील्ड 1 टेस्ला लगाया है तो अंदर फील्ड 1000 टेस्ला हो जाएगा, 1000 गुना बढ़ा देगा। समझ में आया कि नहीं? तो बेटा ये मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं ये पोलराइज होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एग्जाम्पल है आयरन, निकेल, कोबाल्ट लिख सकते हो। आयरन, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, निकेल, कोबाल्ट और उनके कंपाउंड, ठीक है ना? उनके कंपाउंड। लिखो क्यूरी लॉ। वाइल्ड कार्ड एंट्री, क्यूरीज लॉ, यही भी यहाँ भी होगी। अरे छोटा सा लिख लो, बताओ। लिखो ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। लिखो ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल is inversely proportional to the absolute temperature, to the absolute temperature to the absolute temperature
बेटा C इज क्यूरी कांस्टेंट और इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इसकी वैल्यू अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको देगा। अब एक बात मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर ससेप्टिबिलिटी बढ़ती है या घटती है? घटती है। तो मटेरियल पैरा से किधर की तरफ शिफ्ट होगा? डाया की तरफ। देखो, फेरो का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पैरा में शिफ्ट होगा, पैरा का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किधर शिफ्ट होगा? डाया में। बेटा ये फॉर्मूला आप केवल किसके लिए लगा सकते हैं? किसके लिए? पैरा के लिए। लेकिन बेटा फेरो को जब एक टेम्परेचर से ऊपर हीट करते हैं, फेरो मटेरियल को जब एक टेम्परेचर से ऊपर हीट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है पैरा में। समझ में आएंगे नहीं? बेटा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को ध्यान से सुनो, एक टेम्परेचर से ऊपर हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरा में। तो लिखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एबव सर्टेन टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लेना क्यूरी टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एबव सर्टेन टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लेना क्यूरी टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एबव सर्टेन टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिखना क्यूरी टेम्परेचर, कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बेटा फेरो कन्वर्ट हो जाता है पैरा में, पैरा कन्वर्ट हो जाता है डाया में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एबव सर्टेन टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिखना क्यूरी टेम्परेचर, कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो अब बताओ, जब वो पैरा में कन्वर्ट हो गए तो उनमें क्यूरी लॉ लग सकता है कि नहीं? लग सकता है। तो उस समय जो क्यूरी लॉ हो जाता है उसका फॉर्म बदल जाता है T माइनस TC। उस समय क्या हो जाता है? T माइनस TC। बेटा ये किसके लिए लगा रहा हूं? ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए है। और TC यहां पे कौन सा टेम्परेचर है? क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, TC कौन सा टेम्परेचर है? क्यूरी टेम्परेचर। T टेम्परेचर इन केल्विन। हाँ, ये T टेम्परेचर इन केल्विन है, TC फिक्स रहेगा। जैसे आयरन है तो आयरन का TC फिक्स होगा। समझ में आएंगे नहीं बच्चों? आयरन है तो आयरन का TC फिक्स होगा। रुको, कहां जा रहे हो? हर समय भागने के चक्कर में। अरे देख रहा हूं कुछ छूटा तो नहीं। बेटा एक छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में, इसलिए बता रहा हूं। मेसनर इफेक्ट। मेसनर इफेक्ट। अरे हम लोग को देखना पड़ता है, बार बार चीजें देखते हैं हम लोग, कुछ छूट जाएगा और सीबीएसई वाले वाइल्ड कार्ड एंट्री करा देते हैं। मेसनर इफेक्ट। मेसनर इफेक्ट लिख लो बस, या पक्का आखिरी टॉपिक है। मेसनर इफेक्ट लिखो, मेसनर इफेक्ट लिखो, लिखो लिखो। सेमी लिखो, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर बिहेव एज, बिहार, सुपर कंडक्टर बिहेव एज, बिहार बोला मैंने, थप्पड़ मार दूंगा। सुपर कंडक्टर बिहेव एज, सुपर कंडक्टर बिहेव एज प्योर डायामैग्नेटिक मटेरियल। सुपर कंडक्टर बिहेव एज प्योर डायामैग्नेटिक मटेरियल। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड। सुमरा क्या हो गया तुमको? सुपर कंडक्टर मटेरियल बिहेव एज प्योर, सुपर कंडक्टर मटेरियल बिहेव एज प्योर डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना? दिस इफेक्ट बिहेव एज प्योर डायामैग्नेटिक मटेरियल। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट।
इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? मेसनर इफेक्ट। बेटा सुपर कंडक्टर क्या होता है? पूरा वो कंडक्टर ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो। बेटा ऐसा कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे बनाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तुम लोग इंटरनेट वगैरह पे वीडियो वगैरह देखते होगे, वो क्या करते हैं? ठंडा कर देते थे मेटल को बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा जब ठंडा करते हैं तो किसकी तरफ बिहेव करता है? डायामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ। तो उसके ऊपर ऑक्सीजन को जब लिक्विड बना दोगे और उसको स्पिल कर दो लिक्विड बना के, और मैग्नेट को फेंको, तो मैग्नेट ऑक्सीजन के ऊपर तैरते। क्यों? क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट को क्या करते हैं? रिपेल। अरे रिपेल करते हैं ना, तो मैग्नेट फ्लोट करते हैं उसके ऊपर। ठीक है ना? तो इस इफेक्ट को मेसनर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बस बेटा देखो मैं क्यों कराना था चैप्टर कंप्लीट। अब जो बच्चे नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे उनको तकलीफ नहीं होगी, कुछ टॉपिक छोड़ देता तो पीछे का बताना पड़ता। फिर अब नेक्स्ट क्लास में सीधे EMI पढ़ेंगे वो, इससे फायदा रहेगा। तो रिवाइज कर लेना एक बार। बेटा इसका MTG का जो क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से, इसका MTG 2 पेज में है बस, और कर लेना इसको आज के आज। अरे 15 या 16 क्वेश्चन है, 15 या 16 क्वेश्चन है बस। अरे आर्यन समझ रहे हो? 15 या 16 क्वेश्चन है MTG में, आज हो जाना चाहिए। केवल आसान है, पढ़ के देखना एक बार। ठीक है बच्चों, जाओ। अभी मैथ्स की क्लास चलेगी जिनका मैथ्स है, बाकी जा सकते।